हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक शिक्षा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और मैं मनीष यादव, आपका मैथ का मेंटोर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए मैथ्स डोमेन का सिलेबस लेकर के आया हूं। एक डिटेल्ड सिलेबस, ईच चैप्टर का, यानी कि डिटेल्ड सिलेबस। हर एक चैप्टर में आपको मैं आज की सिलेबस में ये भी बताऊंगा कि किस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने होते हैं। क्योंकि जब सिलेबस की बात की जाती है या जो सिलेबस हमें बताया गया है सीयूईटी की साइड पे, वो 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस रहता है, यानी कि जो हमारे क्लास 12th में एनसीईआरटी बुक्स रहती हैं वही सिलेबस हमारा सीयूईटी का सिलेबस रहता है। लेकिन सवाल ये आता है कि सर जो रिड्यूस्ड हुआ है, यानी कि जो सिलेबस साल दर साल हमारे बोर्ड्स के एग्जाम से रिड्यूस हो रहा है, वो हमारे सीयूईटी में पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है। तो वो मैं आपका यहाँ पे मैं बताने आया हूं कि हमारा बेसिकली सिलेबस है क्या सीयूईटी के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो भी बच्चे सीयूईटी 2025 में डोमेन मैथ का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है या फायदेमंद रहने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हमारे एग्जाम में मैथमेटिक्स के पेपर के पैटर्न का, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, कितने अटेम्प्ट करने हैं, क्या उसकी मार्किंग सिस्टम होता है, कितना टाइम मिलता है, ये सारी बातें मैं आपको पहले 1 मिनट में बता देता हूं। देखिए, बात करेगा डोमेन मैथ की। डोमेन मैथ का मतलब होता है कि वो मैथ जो आपने क्लास 12th में पढ़ा था। डोमेन सब्जेक्ट उनको कहते हैं जो आपके क्लास 12th के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। इसी तरीके से आपके ह्यूमैनिटीज में होते हैं, कॉमर्स में होते हैं, इसी तरीके से आपका एग्रीकल्चर भी है। तो ये आपके डोमेन कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं मैथ के अंदर, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं वो 50 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, जिसमें आपको अटेम्प्ट करने होंगे 40। कोई भी 40 आप अटेम्प्ट कर सकते हो उन 50 में से। उसके बाद जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 200 मार्क्स का पेपर होता है, क्योंकि इसकी जो मार्किंग सिस्टम होता है वो +5 और -1 का होता है, यानी कि ईच करेक्ट क्वेश्चन पे +5 और ईच इनकरेक्ट क्वेश्चन पे -1 हमें मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करूं टाइम ड्यूरेशन की, तो 60 मिनट मिलता है, क्योंकि सीयूईटी में हर डोमेन के लिए 60 मिनट नहीं मिलता है। लेकिन जो डोमेन्स मेनली कैलकुलेटिव होती हैं, जैसे हमारी फिजिक्स, मैथ, कॉमर्स की डोमेन है, यानी कि जो डोमेन ऐसे हैं, जो पेपर ऐसे हैं जिसमें कैलकुलेशन है, तो उसमें हमें 60 मिनट मिलती है, नहीं तो हमें 45 मिनट मिलती है। तो हम बात करें अगर मैथ डोमेन की, तो हमें कितने मिनट मिलेगा? 60 मिनट मिलेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो टोटल हमारे पास कितनी यूनिट है, उनके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले मैं ये बता देता हूं, फिर उसके बाद हम लोग डिटेल्ड सिलेबस की भी बात आज की इसी वीडियो में करने वाले हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं, हमारी जो यूनिट 1 है वो है रिलेशन एंड फंक्शन, यानी कि संबंध और फलन। और इससे भी पहले अगर मैं बात करूं, तो आपको सेट थ्योरी की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। सेट थ्योरी, इसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि समुच्चय सिद्धांत। और ये समुच्चय सिद्धांत जो है वो क्लास 11th में आपको देखने को मिलेगा, है ना। ठीक है, फिर इसके बाद जो यूनिट 1 है उसके अंदर 2 चैप्टर होते हैं, एक होता है रिलेशन एंड फंक्शन और एक होता है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी कि हमारे 2 चैप्टर है पहली यूनिट के अंदर, रिलेशन एंड फंक्शन, और एक होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद आती है यूनिट 2 अलजेब्रा। अलजेब्रा में हमारे 2 चैप्टर होते हैं, एक होता है मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह, और एक होता है डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक। ये हमारे 2 चैप्टर किसमें होते हैं? यूनिट नंबर 2 में। अगर मैं बात करूं यूनिट 3 की, ये बड़ी यूनिट होती है, कैलकुलस यानी कि कलन बोलते हैं हिंदी में। कैलकुलस जो है उसमें जो पहला चैप्टर है वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। दूसरा चैप्टर है, यहाँ पे इसमें ही एक चीज और बढ़ा ली है, दूसरा चैप्टर जो है वो हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन, क्योंकि अवकलन अलग होता है और अवकलनीयता अलग होता है। ठीक है, अवकलन को आप अलग से समझिए। एक हो गया कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, सततता और अवकलनीयता। अगला होगा डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी कि अवकलज के अनुप्रयोग। उसके बाद इसमें जो 4th चैप्टर आएगा, इसको फोर्थ कर लो, इंटीग्रेशन यानी कि आपका समाकलन। समाकलन में भी आपके बेसिकली 2 टाइप के समाकलन होंगे, अभी मैं बताऊंगा डिटेल सिलेबस के अंदर। उसके बाद आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। उसके बाद आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपका जो ये कैलकुलस है ये मेजर पार्ट होता है हमारे पूरे सिलेबस का, मैं कहूंगा किंग ऑफ द सिलेबस कहलाता है। फिर उसके बाद आपकी 4th यूनिट आती है वेक्टर एंड 3D की, जिसमें पहला वेक्टर और दूसरा 3D है। ठीक है, ये हमारी 4th यूनिट हो जाती है, यानी कि सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति। उसके बाद आपकी जो 5th यूनिट होती है, 5th यूनिट वो होती है आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, यानी कि रेखिक प्रोग्रामर समस्याएं, यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इससे भी हमारे एग्जाम में ठीक ठाक क्वेश्चन आ जाते हैं। और लास्ट जो यूनिट है, यूनिट नंबर 6, वो हमारी क्या है? प्रायिकता।
यानी कि प्रोबेबिलिटी हमारी लास्ट यूनिट होती है। ये तो हो गए हमारे यूनिट वाइज और चैप्टर वाइज सिलेबस। अब हम बात करते हैं क्विकली बिना समय गवाए डिटेल्ड सिलेबस की, यानी कि चैप्टर वाइज डिटेल्ड सिलेबस की हम बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं, हमारा जो पहला चैप्टर था वो था रिलेशन एंड फंक्शन। उसके अंदर हमें क्या पढ़ना होता है, मेनली टाइप ऑफ रिलेशन, यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन। ये मेनली हमें 4 तरीके के रिलेशन इसके अंदर पढ़ने होते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन में हमें 1 1 ऑन टू फंक्शन पढ़ने होते हैं, मैनी वन और इनटू फंक्शन, यानी कि बेसिकली 4 तरीके के फंक्शन होते हैं, 1 to 1, मैनी वन, ऑन टू और इनटू, ये हमें इसके अंदर पढ़ने होते हैं। फिर हमें कंपोजिट फंक्शन के बारे में पढ़ना होता है। उसके बाद हमें इनवर्स ऑफ ए फंक्शन पढ़ना होता है। उसके बाद हमें बाइनरी ऑपरेशन पढ़ना होता है, यानी कि ये हमारा चैप्टर 1 का समरी हो गया। ठीक है, ये हमें डिटेल सिलेबस, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको समर्थ की वेबसाइट पे मिल ही जाएगा। यूनिट 1 में चैप्टर 2 क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा, बेसिकली डेफिनेशंस, यानी कि आपको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, क्या सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी ओरिजिनल डोमेन और रेंज में क्या इन्वर्टिबल थे, क्या उनका इनवर्स निकाला जा सकता था, वो सारी चीजें हमें पढ़नी होती है। फिर उसके बाद हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन रेंज पढ़नी है, यानी कि आफ्टर रेस्ट्रिक्शन, जब हमने रेस्ट्रिक्शन लगाया और फंक्शंस को इन्वर्टिबल बनाया तो डोमेन और रेंज क्या है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात करी जाएगी कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, किसे कहते हैं और कहाँ इसका यूज होता है। ठीक है, उसके बाद ग्राफ। ग्राफ क्यों इंपोर्टेंट हो गया, क्योंकि अगर आप पास्ट ईयर पेपर्स को देखोगे तो ग्राफ का क्वेश्चन 4 ऑप्शन में 4 ग्राफ देकर के पूछा है कि ये ग्राफ किसका है, इस तरीके से हमसे पूछा जाता है। फिर आता है एलिमेंट्री प्रॉपर्टी। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ऑफ दिस चैप्टर इज प्रॉपर्टी, यानी कि इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपोर्टेंट है इसके गुण, यानी कि प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में करीब मेजरली अगर मैं बात करूं 7-8 इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, और अगर टोटल काउंटिंग करूं तो 12-13 प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है। जो भी बच्चा इन 12-13 प्रॉपर्टी को सही से समझ लेता, पढ़ लेता, उनके ऊपर 4-4, 5-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता है तो उसके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटता है। ये चैप्टर बहुत कठिन नहीं है, लेकिन बहुत समझने की जरूरत होती है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं सेकंड यूनिट का पहला चैप्टर है हमारा मैट्रिसेस, यानी कि आव्यूह। आव्यूह में हमें कॉन्सेप्ट यानी कि डेफिनेशन जाननी होती है, नोटेशन यानी कि आव्यूह का नोटेशन क्या है, ऑर्डर निकालना सीखना होता है, उसका क्रम क्या है, इक्वलिटी यानी कि दो आव्यूह की समानता की बात करनी है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है जिसमें हमें जीरो मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है, फिर हमें ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ना होता है। और जब ट्रांसपोज पढ़ते हैं तो 2 कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी सममित और विषम सममित। जब हम लोग आव्यूह का परिवर्तक सीखते हैं तो वहां से 2 टाइप के आव्यूह निकल के आते हैं, कौन से, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह। ठीक है, उसके बाद आता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को कैसे ऐड करेंगे, इसी के साथ आप समझ सकते हैं सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन भी समझ लेंगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। देखो, एक होता है स्केलर मल्टीप्लीकेशन, एक होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में बेसिकली 2 टाइप के मल्टीप्लीकेशन पढ़ने हैं, एक किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर किसी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई करते हैं। इंपॉर्टेंट ये होता है क्या किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें इसके अंदर हमें पढ़नी होती हैं। उसके बाद आती है सिंपल प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यानी कि जैसे जो हमारा एडिशन होता है वो एसोसिएटिव होता है, कम्यूटेटिव होता है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है, ये सारी चीजें इसके अंदर हमें पढ़नी होती है प्रॉपर्टी के अंदर। ओके, फिर उसके अंदर मैं बात करूं मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन और नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन बताया हूं। नॉन कम्यूटेटिविटी, यानी कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता, a into b is not equal to b into a, नेवर, नेवर का नहीं कहूंगा लेकिन नॉट ऑलवेज। ठीक है, उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स हुज प्रोडक्ट इज जीरो मैट्रिक्स, यानी कि ऐसी 2 मैट्रिक्स ढूंढ के लाओ जिनका प्रोडक्ट तो जीरो हो बट उसमें से कोई भी मैट्रिक्स जीरो ना हो, तो वो एग्जांपल हमें पढ़ने होते हैं। ठीक है ना, फिर हमें किसकी बात करनी होती है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एंड प्रूफ ऑफ देयर यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, यानी कि कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब कहलाती है, उसके इनवर्स होने का मतलब क्या है, क्या उसका इनवर्स यूनिक होता है कि नहीं होता है, होता है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो वहीं से आप लोग पढ़ते हैं क्या, एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, x इक्वल टू ए इनवर्स बी से हम क्या निकालते हैं, इनवर्स निकालने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीजें हमें पता है। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन, बेसिकली ये इनवर्स के लिए होता है लेकिन ये बोर्ड में ज्यादा उपयोगी होता है, लेकिन हमें सीयूईटी में इसको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना होता है, क्योंकि जब हम इनवर्स निकालने जाएंगे तो हम उसको जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है वो हम रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन से करते हैं 12th में, क्योंकि हमें उसका स्टेप वाइज मार्किंग का मार्क्स मिलता है। लेकिन अगर बात करें हम सीयूईटी की तो हमें कोई स्टेप मार्किंग तो होती नहीं, अगर ऑप्शन सही है तो 5 नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, तो हम इसको इस मेथड से ना करके नए मेथड से करेंगे। ठीक है, रैंक मेथड से करेंगे।
फिर आता है सेकंड चैप्टर आपके सेकंड यूनिट का, जिसका नाम है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में आपको क्या पढ़ना होता है, 3x3 तक के डिटर्मिनेंट सीखने होते हैं। 1x1 का कोई मीनिंग नहीं है। 2x2 आप जानते ही हैं, आपको पहले डायगोनल का मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस नॉन डायगोनल का मल्टीप्लाई कराएंगे, आपको डिटर्मिनेंट मिल जाता है। मेनली 3x3 इंपोर्टेंट होता है, ठीक है। 3x3 क्या होता है, इंपोर्टेंट होता है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, इसमें 11-12 प्रॉपर्टी होती है, इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। जैसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल क्या होता है, ऑड ऑर्डर का, सॉरी आपकी ऑड ऑर्डर की जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उनका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। माइनर एंड कोफैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। एप्लीकेशन पढ़ेंगे जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना मेनली उसका एक एप्लीकेशन होता है। वैसे तो डिस्टेंस फॉर्मूला हुआ, आपका इक्वेशन ऑफ लाइन हुआ, ये सब इसी के एप्लीकेशन होते हैं, लेकिन मेनली हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद देखिए एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट और इनवर्स निकालना सीखेंगे। उसके बाद कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट कब है, इनकंसिस्टेंट कब है, ये सारी चीजें हम इसके अंदर देखेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे, जो हमारे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा उसके अंदर कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक होगा, इनफाइनाइट होगा या नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग सॉल्व करना भी सीखेंगे, ये सारी बातें हमें इसके अंदर करनी है। फिर आता है कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी वाला चैप्टर यानी कि कैलकुलस, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए सबसे पहले हमें डेरिवेटिव यानी कि सीखना होता है कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव करना, ठीक है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी के अंदर यानी कि हम डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, और बेसिकली ये खुद में भी टॉपिक है कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी। अभी जो है वो डिफरेंशिएशन है किसका, कंपोजिट फंक्शन का। चेन रूल की हेल्प से करते हैं हम लोग कंपोजिट फंक्शन का, ठीक है। उसके बाद डेरिवेटिव और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग डेरिवेटिव और इम्प्लिसिट फंक्शन का करेंगे। फिर हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ, लॉगरिथमिक फंक्शन हुआ, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशियल हो गया। उसके बाद आप उसमें पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी करेंगे, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में भी जो इंपॉर्टेंट है वो है पैरामेट्रिक वाला ही, या फिर आपके किसी फंक्शन का विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन वाला डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन में रोले एंड लैग्रांजे की मीन वैल्यू थ्योरम होती है। उसके बाद रेट ऑफ चेंज यानी कि राशियों में परिवर्तन की दर हुई। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन वर्धमान और ह्रासमान फलन हुआ। उसके बाद अप्रोक्सीमेशन यानी कि सन्निकट। उसके बाद मैक्सिमा एंड मिनिमा यानी उच्चिष्ट और निम्निष्ट, ठीक है ना। उसके बाद आपका सिंपल प्रॉब्लम किससे रिलेटेड, आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड होती है, ठीक है ना। जैसे आपके मेनली इसमें ज्योमेट्री की प्रॉब्लम आती है जिसमें हमें मैक्सिमम मिनिमा लगाना होता है। एक साइड बढ़ रही है तो एक साइड घट रही है, किस रेट से बढ़े किस रेट से घटे, ये सारी चीजें इसमें होती हैं, ठीक है। उसके बाद टेंजेंट एंड नॉर्मल, जो अभी आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, आप ये भी देखते चलिएगा कि बोर्ड के सिलेबस में आपके में क्या नहीं है, टेंजेंट एंड नॉर्मल ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हमें सिलेबस में सीयूईटी में इसको रखा गया है। उसके बाद में बात करूं तो इंटीग्रेशन इजी इसलिए मुझे लग रहा है क्योंकि इंटीग्रेशन में इन्होंने जितने टाइप ऑफ इंटीग्रेशन दिए, एक तो बेसिक इंटीग्रेशन हुए जो फॉर्मूला हम लोग जिनको बोलेंगे, उसके बाद जो ये टाइप ऑफ इंटीग्रेशन लिखे हैं इसी में से ये पूछते हैं, इससे बाहर नहीं पूछेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली सब टाइप ही लिख दिए है, इनडायरेक्टली ये सारे टाइप लिखे हैं, कोई टाइप बचा नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखिए तो कह रहा है डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ ए सम। ये बेसिकली हमारे सिलेबस में लिखा जरूर है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए। लेकिन हम लोग जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हम लोग लिमिट के थ्रू इंटीग्रेशन नहीं करते। जैसे डिफरेंशिएशन साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का कॉस एक्स होता है, लेकिन क्या उसमें आपने लिमिट लगाई नहीं। लेकिन अगर बात की जाए सर ये साइन एक्स का कॉस एक्स डिफरेंशिएशन आता कैसे है, तो बेटा ये लिमिट की हेल्प से ही आता है। लेकिन हम लिमिट लगा रहे नहीं लगा रहे, क्योंकि हमें साइन का कॉस बोलना है, इसका हमें स्टेप मार्किंग नहीं मिलेगा। हमने साइन का कॉस एक्स बोल दिया, उस पूरा मार्क्स मिल गया। इसलिए ये वाला जो मेथड है ये सिलेबस में जरूर है, लेकिन हम इसको बहुत पढ़ते नहीं है, क्योंकि ये जो है वो बोर्ड के लिए उपयोगी हुआ करता है, लेकिन हमारे सीयूटी के लिए नहीं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस विदाउट प्रूफ समझनी है, कुछ थ्योरम्स होती है उसकी इंटीग्रेशन किया कैलकुलस रिलेटेड, वो हमें समझनी है। उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेट एंड इवैल्यूएशन और इनडेफिनेट, यानी अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, फिर हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ना है। और डेफिनेट इंटीग्रेशन बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उस पर रिलेटेड होता है, ठीक है। उसके बाद आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में केवल एक ही एप्लीकेशन होता है, जो होता है एरिया अंडर द बाउंडेड कर्व। उसमें भी आपका क्या हो सकता है, आपका सिंपल कर्व के बिटवीन एरिया हो सकता है, जिसमें एक तरफ एक्सिस होगी एक तरफ कर्व होगा, या हो सकता है दोनों कर्व के बीच में हो, यही सारे एरिया ऑफ सिंपल कर्व हो सकता है, या फिर दो कर्व के बीच में हो सकता है, ओके। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें आपका मेनली ऑर्डर एंड डिग्री, एक क्वेश्चन आना ही आना है, दो भी आ जाते हैं। उसके बाद जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होते हैं, फॉर्मेशन यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते कैसे, बन गई तो फिर उसको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करने भी आपको वेरिएबल सेपरेशन मेथड और आपका होमोजीनियस का फर्स्ट स्टैंडर्ड और फर्स्ट डिग्री, यही 2-4 टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसको हमें पढ़ना होता है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना होता है, ठीक है।
उसके बाद ये हो गई आपकी क्या, लीनियर फॉर्म, किसकी, डिफरेंशियल इक्वेशन की। एक से लेकर के 2 क्वेश्चन आता ही आता है, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन ना ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन 2024 में थोड़ा सा चौंकाने वाला पेपर आया था, उसमें जो सोचा था वो नहीं आया था, जो नहीं सोचा था वो आया था। ठीक है, वेक्टर यानी कि सदिश। वेक्टर में बात करें तो सबसे पहले वेक्टर स्केलर की डेफिनेशन, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, वेक्टर के टाइप्स, पोजीशन वेक्टर, नेगेटिव, कंपोनेंट, एडिशन, ठीक है ना, ये सब टाइप चल रहे हैं। तो उसका मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, पोजीशन वेक्टर डिवाइडिंग इन लाइन सेगमेंट टू गिवन रेशियो, एमएन रेशियो में जो डिवाइड करता है, स्केलर प्रोडक्ट, उसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है ना, उसके बाद स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। 3 तरीके के इसके अंदर प्रोडक्ट पढ़ने हैं और यही तीनों प्रोडक्ट इंपोर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। और एक आपका ये डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन वाला कॉन्सेप्ट इंपोर्टेंट होता है, क्योंकि जो 3D है, 3D में देखोगे तो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन पहले ही लिखा है, और ये दोनों में सेम टाइप का कॉन्सेप्ट होता है, डीआर और डीसी का। ठीक है, उसके बाद कोप्लेनर एंड स्कूलर। और आप अगर 3D में बात करें तो लाइन और प्लेन, 2 ही कॉन्सेप्ट है, लाइन और प्लेन। ठीक है ना, तो आपकी लाइन हो गई, फिर उसके बाद प्लेन हो गए, फिर लाइन और प्लेन मिला करके, ठीक है, लाइन और प्लेन मिला करके, इतना ही हमारा सिलेबस होता है इसके अंदर 3D के। ठीक है, उसका लीनियर प्रोग्रामिंग का सिलेबस बेसिकली इसमें सब लिखा तो है, लेकिन इसका जो मेन कंटेंट होता है या मेन जो इसका थ्योरी है वो आपकी क्लास 11th में इनइक्वालिटीज एक चैप्टर होता है, असमिका। असमिका का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन नहीं होती, समीकरण नहीं होते, असमिकाएं होती हैं, और जो असमिकाओं की रेखाएं खींच लेता है, ग्राफ बना लेता है, उसके लिए ये चैप्टर इजी हो जाता है, और जो नहीं बना पाता उसके लिए ये चैप्टर कठिन रहता है। ठीक है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी, मोस्ट इंपोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर इज प्रोबेबिलिटी, जिसमें मैं बात करूं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। बेसिक देखो, सबसे पहले तो बेसिक कौन सा, जो क्लास 11th में है वो तो पढ़ना ही है। फिर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट, टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन वेरिएंस, और ये सारी चीज इसके अंदर पढ़नी है। और सबसे बाद में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये मिलाकर के यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन तक आते हैं, ये बात याद रखना। 7 से 8 क्वेश्चन इस प्रोबेबिलिटी से आ जाते हैं, 4 क्वेश्चन आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग से आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर अपने आप में इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपकी किसकी, डिटेल्ड सिलेबस की। तो आज की वीडियो मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में ही कि हम आज डिटेल्ड सिलेबस बताएंगे। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम आपके लिए एक एक करके और वीडियोस भी लाएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे हम ज्यादा स्कोर करें हमारे सीयूईटी के मैथ डोमेन के एग्जाम में, कैसे हम सर बैलेंस करें हमारे बोर्ड एग्जाम और सीयूईटी के एग्जाम को, क्योंकि इसमें सर क्या सिमिलरिटी है, क्या सिलेबस है, जो पढ़े उधर भी काम आए और इधर भी काम आए। ठीक है ना सर, क्या रोड मैप होना चाहिए अगले आने वाले अप्रैल मई तक का, जिसमें हमें मार्च फरवरी लास्ट और मार्च स्टार्टिंग में बोर्ड्स भी देने हैं, तो सर उसका रोड मैप हम क्या रखें, कैसे तरीका है कि हम पढ़ाई करें उसकी। ठीक है, ये सारी बातें हम आपको एक एक करके बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट सेक्शन में सुझाव दे सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहां भी रहिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।